गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनीता खरे हिंदी की क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, बसंत भाग 2 में हमारा पाठ 3 चल रहा है, जिसका शीर्षक है हिमालय की बेटियाँ, और इस निबंध के लेखक हैं महाकवि नागार्जुन। पाठ के शेष भाग को पढ़ने से पहले इस पाठ को हम रिकैप कर लेते हैं जो हमने अब तक पढ़ लिया है। तो इस पाठ में हमने अब तक पढ़ लिया है कि हिमालय पर्वत जो नदियों को अपनी बेटी मानते हैं, वो एक पिता की भांति अपनी पुत्रियों की चिंता करते हैं और उनके बिछड़ने पर वियोग में दुख भी महसूस करते हैं। यानी कि जब बेटियां उनसे दूर हो जाती हैं, खुले मैदानों में पहुंच जाती हैं, तो वो उनके बिना अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। इस पाठ में विशेषण वाले शब्द, समानता वाले शब्द और मानवीय संबंधी शब्दों को हमने पढ़ा है। कुछ नए शब्द भी आए हैं, जैसे संभ्रांत और बंधुर अधिक्तकाएँ एवं सरसब्ज उपत्यकाएँ। ये शब्द 3 नए हैं। इसके अलावा कौतूहल एवं विस्मय, आतृप्त, बाल लीला, समतल, इन शब्दों को भी लिया है। संभ्रांत शब्द नया है इसमें, और इसका अर्थ है कि संस्कारी, प्रतिष्ठित एवं सम्मानित। तो संस्कारी, प्रतिष्ठित, सम्मानित व्यक्ति हो सकता है, महिला हो सकती है। और इसमें संभ्रांत महिला से जोड़कर नदियों को जोड़ा गया है कि वो एक संस्कारी और प्रतिष्ठित एवं सम्मानित महिला की भांति दिखाई देती थी। इसके अलावा बंधुर अधिक्तकाएँ यानी कि गहरी गुफाएं, और सरसब्ज यानी कि हरी भरी घाटियाँ। इन नए शब्दों के बारे में आप सभी ध्यान देना, और शेष भाग में भी कुछ नए शब्द आ सकते हैं, इस पर भी आप विशेष ध्यान दें। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ के बचे हुए यानी कि शेष भाग को पढ़ते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये 2 ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वो कहते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये 2 ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास ये सभी छोटी बड़ी नदियां उनकी आंखों के सामने बेटियों का चेहरा यानी कि बेटियों उनकी आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। यानी कि ये जो नदियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये वास्तव में अपने आप में कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन 2 महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रही हैं। इस पैराग्राफ में लेखक ने बहुत ही सुंदर शब्दों से हिमालय पर्वत और नदियों के संबंध का जो चित्रण किया है, वो अति ही मन को भाव विभोर करने वाला है। वो कहते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र असल में स्वयं में कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रही हैं। उनका कहने का मतलब है कि जो नदियां हैं वो अपने आप में कुछ नहीं है। हिमालय पर्वत से ग्लेशियर्स से निकलने वाली ये जो नदियां हैं, वो उनका जल कैसे बनता है, उनका कैसे प्रकृत जल दयालु हिमालय यानी कि हिमालय जो हैं वो पिता हैं, उनका दिल बहुत ही ज़्यादा दयालु है। उनके दिल से एक एक बूंद जो इकट्ठा कई समय से जो इकट्ठा होती रही है, वह नदियों के रूप में बह रही है। यानी कि जो ग्लेशियर्स से नदियाँ निकलती हैं हिमालय पर्वत से, वो एक एक बूंद कई लंबे समय तक इकट्ठा होती रहती हैं और फिर वो नदियों के रूप में प्रभावित हो रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। उनका कहने का मतलब ये है कि अब समुद्र कितना सौभाग्यशाली है। उनका कहने का मतलब है कि अब इसके बाद मेरी बेटियों का हाथ किसने थामा है? समुद्र ने। तो नदियाँ बहकर कहाँ जाती हैं? समुद्र में मिल जाती हैं। उनका संगम समुद्र में होता है। तो इन 2 नदियों का समुद्र में जो मिलन हुआ है,
है ना। तो कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। तो समुद्र में जब नदियाँ मिल जाती हैं तो उन्होंने यहाँ पे बहुत ही सुंदर चित्रण किया हुआ है कि समुद्र को नदियों का प्रेमी बताया हुआ है और पिता को यानी कि हिमालय पर्वत को उनका समुद्र का ससुर बताया हुआ है हिमालय पर्वत को, और समुद्र को हिमालय पर्वत का दामाद बताया हुआ है क्योंकि उनकी बेटियों का हाथ उन्होंने ही थामा है। और समुद्र बहुत ही सौभाग्यशाली है कि उन्होंने उनकी बेटी का हाथ थामा है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षण भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ यह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। लेखक कहते हैं कि मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा। जिन्होंने सिर्फ मैदानों में देखा है, यानी कि पहाड़ से बहता हुआ जब हिमालय पर्वत की चोटी से वो निकलती हैं उस समय उनको भले ही नहीं देखा होगा, लेकिन सिर्फ मैदानों में ही उनको फैला हुआ देखा होगा, तो उनके ख्याल में शायद ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में जैसे बच्चे खेलते हैं, बालिकाएं खेलती हैं, वैसे तो पहाड़ी जो लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ उनको मैदानों में देखा है उनको उनका रूप भले ही आकर्षण ना लगे, क्योंकि नदियाँ जब पहाड़ से गिरती हैं और इतनी सुहावनी लगती हैं कि उसकी कल्पना ही मन को बहुत ही मतलब ऐसा आनंदित महसूस करवाती हैं। तो अगर जिन्होंने लेकिन ऐसा दृश्य नहीं देखा, सिर्फ मैदानों में देखा, तो हो सकता उनको आकर्षण ना लगे, लेकिन मुझे तो इतना लुभावना प्रतीत हुआ, यानी कि मुझे तो इतना अच्छा लगा है वो सारा दृश्य, नदियों का समुद्र की उससे हिमालय की चोटी से गिरना और फिर खुले मैदानों में फैल जाना। तो मुझे तो इतना अच्छा लगा है कि समुद्र में जब उनका संगम होना कि मैंने उन्हें हिमालय को उनका ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में भी कोई झिझक महसूस नहीं की। नेक्स्ट पैराग्राफ। कालिदास के बिरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, बेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। प्रतिदान मतलब दान देते जाना। तुम्हारी यह प्रियसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। प्रियसी मतलब प्रेमिका। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। सचेतन मतलब जिसमें चेतना हो, यानी कि जो जीवित हो, तो उनको जीवित रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि दरअसल जो कोई भी नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल मैदानों के अलग जुदा जुदा मतलब अलग अलग, तो जिस रूप में उनको नदियों को देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता मतलब जो कल्याण करने वाली माता होती है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान। कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। लेखक कहते हैं कि सभी नदियों को अपनी अपनी नज़र से अपने अपने मतलब उससे सोच से अलग अलग शक्लों में देखते हैं, लेकिन जो काका कालेलकर हैं उन्होंने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता यानी कि कल्याण करने वाली माता। तो माँ तो कल्याण ही करती है, सभी का अच्छा सोचती है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो कहते हैं कि एक स्त्री सबसे पहले बेटी होती है, फिर किसी की माँ बहन होती है, फिर वह माँ बनती है। तो माँ तो वह बाद में बनती है,
लेकिन सबसे पहले वो हमारी बेटी होती है हमारे घर की, तो हम पहले अपनी बेटी के रूप में उन नदियों को देखें, उनकी बाल लीलाओं को समझें, उनके बचपन को हम जी भर के उन्हें जीने दें। यानी कि उनके बचपन में जिस तरह से वो हटकेलियाँ लेना चाहती हैं, वो हंसना चाहती हैं, खेलना कूदना चाहती हैं, उसमें हम किसी प्रकार का उनको बंधन में ना डालें। और सबसे पहले हम उन्हें बेटियों की तरह प्यार करें। और फिर थोड़ा और चलते हैं, यानी कि थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि अगर हम इन्हें मतलब प्रेयसी की भावना करें, मतलब हम उनको अपनी प्रेम का माने, तो कैसा रहेगा। ममता का एक और धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान। वो क्या है? बहन का स्थान। एक स्त्री, बेटी, माँ और बहन, इन तीनों के रूप में सभी को जीवन दान देती है। सभी के लिए उसके हृदय में अपार प्रेम होता है और त्याग की भावना होती है। तो हम नदियों को माता बनाने से पहले पहले बेटी माने, और अगर प्रेयसी माने तो उसे जी भर के प्यार करें, और अगर बहन का स्थान दें तो प्यार के साथ साथ हम उन्हें सम्मान भी दें। तो कैसा रहेगा? एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थॉलिड तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल में असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। लेखक कहते हैं कि एक दिन मेरी भी ऐसी ही भावना हो गई थी, जब मेरे मन ठीक नहीं था, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैं सतलज के किनारे जाकर बैठ गया था और वो समय दोपहर का था। मैंने पैर पानी में डाले और उस प्रगतिशील जल ने, यानी कि प्रगतिशील मतलब वो लहरें जो उठ रही थी, उस जल में मैंने जब पैर डाले तो मेरे तन मन में एक ताज़ा महसूस की, यानी कि मैंने ताजगी महसूस की और मेरा मन गुनगुनाने लगा। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नदी के चित्र पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो बच्चों, आपको यह निबंध कैसा लगा? आज हमारा पाठ 3 निबंध के साथ समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं। थैंक यू।